नमस्कार, मेरा नाम मिताश्री रांकावत है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर में सिविल इंजीनियरिंग की लेक्चरर हूँ। ई लेक्चर लर्निंग की श्रृंखला में आज हम सी 309 कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स के टॉपिक कंस्ट्रक्शन लेबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी यूनिट 5 का टॉपिक है। और इसमें हम डिफरेंट अदर टॉपिक्स को भी सब टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबर इन इंडिया, निर्माण मजदूरों की या भवन निर्माण मजदूरों की भारत में स्थिति। तो हम सभी जानते हैं कि जो निर्माण कार्य हैं आजकल बहुत ही अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं हमें, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रगति की ओर जाएंगे वैसे वैसे निर्माण कार्य भी बहुत अधिक संख्या में हमें देखने को मिलेंगे। तो लगभग 4 करोड़ या इससे भी अधिक कुशल या अकुशल जो मजदूर हैं कार्य करते हैं भारत में, जो अधिकतर निर्माण कार्यों में ही हमको दिखाई देंगे। तो जो निर्माण कार्य हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। हमें पता है कि जब पूर्ण हो जाएंगे तो मज़दूरों को भी वहाँ से हटा दिया जाएगा, यानी कि उनकी जो कार्य की व्यवस्था है वो क्या है, अस्थायी है। इस कारण से क्या होता है कि मज़दूरों को अधिकांशतः अपने कार्य के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहना पड़ता है। तो इस वजह से भारत में जो मज़दूर हैं उनकी जो स्थिति है वो खराब है। किस वजह से, या तो अशिक्षित होने की वजह से या फिर कार्य की उपलब्धता नहीं होने की वजह से। उनके पास में रहने को स्थायी मकान नहीं होता, स्वच्छ वातावरण और अच्छा वातावरण उपलब्ध नहीं होता है। इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो उनकी बच्चों की पढ़ाई पर और जो परिवार कल्याण की सुविधाएं हैं उन पर भी पड़ता है। तो इन्हीं कारणों से क्या है, भारत के मज़दूरों की जो निर्गत है या आउटपुट है वो अन्य देशों की तुलना में कम पाई गई है। तो जो भारत में जब हम बात करते हैं तो करंटली जो कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड्स हैं वहाँ पर मज़दूरों के अकाउंट में लगभग 2200 करोड़ से अधिक रुपए जमा हैं। और इसके अलावा अगर हम आइडियली बात करते हैं इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, तो उनके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की जाती है। लेकिन अभी कुछ 2 डिकेड्स के पहले गवर्नमेंट ने 2 हिस्टोरिकल निर्णय लिए थे, जिसके द्वारा जो बिल्डिंग या अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको 1996 का एक्ट है उसके द्वारा एक कोशिश की गई थी, जिसके द्वारा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जो हालत है उसको सुधारा जा सके। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में भी कुछ शर्तें हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनके द्वारा निर्माण मजदूरों की जो स्थिति है उनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो 2 कोशिशें की गई थी 2 डिकेड पहले, उसमें क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम क्या है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, जिसके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी जो परिवार कल्याण की सुविधाएं हैं या जो भी उनकी अच्छे जीवन को व्यापन करने के लिए आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करने का प्रयास किया गया है। तो जो दूसरा हमारा कोशिश की गई थी सरकार के द्वारा, उसके द्वारा क्या किया जाता है, लगभग 20 लाख रुपए के जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनको हर साल सरकार के द्वारा करवाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जो स्थिति है भारत में उसको सुधारने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कार्य किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको भुगतान किस प्रकार से किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं जब हम जनरली किसी कार्य के बारे में बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में, तो हमें पता है कि एक दिन का या तो भुगतान किया जाएगा या पूरा कार्य जब समाप्त हो जाता है तब उस प्रोजेक्ट का भुगतान किया जाएगा। जनरली ये 2 टर्म्स हम कह सकते हैं हमें पता होती है। लेकिन हम डिटेल में जब बात करते हैं कि जो मज़दूर हैं उनको मज़दूरी का भुगतान किस प्रकार किया जाता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मज़दूरी होती क्या है। मज़दूरी या पारिश्रमिक कह सकते हैं आप उसको, या वेजेस इंग्लिश में कहा जाता है। तो मज़दूरों द्वारा किए गए कार्य के बदले में
जो उनको पारिश्रमिक दिया जाता है या मेहनताना दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वेजेस कहते हैं। पारिश्रमिक जो है वो मजदूरों और जो मजदूरी करा रहे हैं उनके बीच में तय किया जाने वाला मेहनताना होता है, जो उनको निश्चित विधि के द्वारा जिसका उन्हें भुगतान किया जाता है। तो ये जो मजदूरी का भुगतान है वो दैनिक, साप्ताहिक या मासिक भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं वेजेस की, तो जो मजदूरी या वेजेस जो है वो जनरली दो प्रकार की होती है, नॉमिनल वेजेस और रियल वेजेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो कंसेप्ट ऑफ वेजेस है वो जनरली दो कंसेप्ट में उसको बांटा गया है, नॉमिनल वेजेस और रियल वेजेस। नॉमिनल वेजेस या नकद मजदूरी जो होती है उसमें केवल रुपयों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का लाभ, जैसे दवाइयाँ हैं उनका भुगतान या मकान का किराया, बोनस आदि नहीं दिया जाता है। सिर्फ नकद के रूप में ही पारिश्रमिक दिया जाता है और इसका भुगतान जो है वो साप्ताहिक या मासिक रूप से किया जा सकता है। दूसरी हमारे कंसेप्ट आता है रियल वेज का। जो रियल वेजेस या फिर असल या वास्तविक मजदूरी है वो क्या होती है, उसमें नकद मजदूरी के साथ साथ अन्य कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं, जैसे संडे की छुट्टी है या अन्य सरकारी छुट्टी, मेडिकल अलाउंसेस वगैरह, मकान का किराया, बोनस इत्यादि का भी भुगतान किया जाता है। तो जो नगद मजदूरी है वो और उपरोक्त लाभों के साथ में मूल्यों का योग जो होता है वो वास्तविक भुगतान कहलाता है, वास्तविक मजदूरी कहलाता है। तो हमने वेजेस की बात की कि वेजेस क्या होता है, और जनरली वेजेस दो प्रकार के हो सकते हैं, नॉमिनल वेजेस या रियल वेजेस, नगद मजदूरी या वास्तविक मजदूरी। अब हम बात करेंगे कि ये भुगतान हम किस प्रकार से करते हैं। जो मजदूरी है चाहे वो रियल वेजेस है या नॉमिनल वेजेस है, उनका भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, भुगतान की विधि क्या हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो वेजेस हैं उनको हम लगभग 2 या 3 प्रकार से भुगतान कर सकते हैं। पीस वेजेस हो सकता है, टाइम वेजेस या कैश वेजेस हो सकता है। जनरली मैं बात करूँगी पीस वेजेस या टाइम वेजेस, ये दो प्रकार की भुगतान करने के तरीके होते हैं। तो जो समय के अनुसार मजदूर की प्रणाली होती है उसमें क्या होता है, इस प्रणाली में हम समय के आधार पर पारिश्रमिक देते हैं, जैसे कि दिन है, सप्ताह है या मास है, यानी दैनिक, साप्ताहिक या मासिक मजदूरी जो है उस भुगतान की जाएगी। समय के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो टाइम के हिसाब पर जो कार्य है उसको कैलकुलेट करके उसका भुगतान किया जाएगा। जैसे कि अगर किसी लेबर को 35 रुपये पर दिन का भुगतान है तो, या 100 रुपये प्रति सप्ताह का भुगतान है, या 500 रुपये प्रति माह का भुगतान है, तो ये क्या कहलाएगा, टाइम वेजेस या समय अनुसार मजदूर प्रणाली कहलाएगी। दूसरा है कार्य अनुसार या पीस वेजेस। कार्य अनुसार जो मजदूरी प्रणाली होती है उसके अनुसार मजदूरों को कार्य के माप करके फिर निश्चित दर के साथ में माप का भुगतान किया जाता है। जैसे कोई कार्य चल रहा है उसमें पूरे दिन में जो है अर्थवर्क किया गया है, तो अर्थवर्क कितना किया गया है उसकी मात्रा को कैलकुलेट करने के बाद में उचित दर के साथ में, दर के आधार पर क्या होगा, भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि वेजेस क्या होती है और भुगतान किस प्रकार से किया जाता है मजदूरी का। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, जो कि क्या है, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, श्रमिक संगठन। तो अभी हमने जो क्लास शुरू की थी उसके बीच पहले हमने बात की थी कि मज़दूरों की जो स्थिति है भारत में वो बहुत अच्छी नहीं है। उसके लिए सरकार भी समय समय पर कुछ कदम उठाती है ताकि मज़दूरों की जो जीवन प्रणाली है उसको सुधारा जा सके। लेकिन इसके अलावा क्या होता है, श्रमिकों के संगठन के उनकी जो हित है उनकी रक्षा के लिए, उन्नति के लिए कुछ ऐसे संगठनों का
निर्माण किया जाता है जो उनके हितों के लिए ही कार्य करता है, तो उन्हें हम श्रमिक संगठन कहते हैं। तो जो श्रमिकों और नियोजनों के बीच में तालमेल रखकर मजदूरी की उचित समस्याओं का निर्धारण करता है, वो आपका ट्रेड यूनियन कहलाता है। ठीक है, तो जो ट्रेड यूनियन है उसके मूलभूत क्या होंगे, 2 प्रकार के कार्य होंगे। क्या करना होता है उनको, श्रमिकों की सेवा अवस्था या दशा में सुधार लेके आते हैं या फिर श्रमिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। कानूनी सलाह उनको देते हैं और मदद करते हैं। तो ये जो कार्य हैं वो किसके हैं, श्रमिक संगठनों के हैं, जिनके द्वारा श्रमिकों के हितों की और उनकी उन्नति की रक्षा की जाती है। तो जो कानूनी सलाह है उसके माध्यम से क्या होगा, किसी प्रकार का अगर कोई झगड़ा होता है कार्य के दौरान तो ट्रेड यूनियन क्या करेगा, मजदूरों को कानूनन और आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा श्रमिकों को कार्य देने वालों के बीच में अच्छे संबंध बनाए रखता है, कार्यस्थल पर स्वास्थ्यप्रद वातावरण बनाने की कोशिश करता है और श्रमिकों के कार्य की अवधि का निर्धारण तय करता है कि उनकी जो मजदूरी है, वेजेस हैं, उनको कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए। इसमें भी श्रमिक संगठन ही निर्धारण का कार्य करता है। तो जो भारत में सबसे पहले श्रमिक संगठन बना था वो 1920 में बना था और एक अहमदाबाद की एक कपड़ा मिल में संगठित हुआ था। परंतु आज भारत में छोटे बड़े मिलाकर के लगभग 12 ऐसे श्रमिक संगठन हैं जिनको कानूनी मान्यता प्राप्त है। उनमें से भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC और हिंद मजदूर संघ HMS भी प्रमुख है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियंस की हम बात कर चुके हैं। ट्रेड यूनियन क्या क्या करेगा, श्रमिकों की सेवा व्यवस्था और दशा में सुधार लाता है, श्रमिकों के कल्याण का कार्य करता है, कानूनी सलाह देता है और मदद करता है। इसके अलावा भी कार्यस्थल पर सौहार्द की भावना बनाए रखने के लिए और मजदूरों के महंगाई भत्ते, बोनस और उनकी न्यूनतम मजदूरी को निर्धारण करने का भी कार्य करता है। तो ये सब किसके कार्य हैं, मजदूर संगठन के। इनका एम क्या है उसको जो मैंने आपको अभी वर्बली बताया वो इन टॉपिक्स के माध्यम से यहाँ पर समझाया है मैंने। इसके अलावा जो मेन 12 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की तरह कार्य करती है कि के अंडर कार्य करती है, उनको मैंने लिस्टेड किया है। ऑल इंडियन सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, भारतीय मजदूर संघ, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, हिंदू मजदूर सभा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। ये विभिन्न प्रकार के ट्रेड यूनियंस हैं जो भारत में कार्यरत है। अब हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट की। तो जो ट्रेड यूनियन है उनके बारे में हम बात कर ली कि श्रमिकों के हितों की और उनकी उन्नति के लिए श्रमिक संगठन है वो कार्य करते हैं। इसके अलावा जो भी भारत में निर्माण श्रमिकों की जो स्थिति है जिसमें हम देखते हैं कि जो भी पूंजीपतियों का जो वर्ग होता है वो श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, उनको उनकी हित के हिसाब से जो उनकी मजदूरी है वो जनरली नहीं दी जाती है। ऐसा पहले भी होता आया था जब से मजदूरों की यूनियन ने काम करना शुरू किया है। तो इसको रोकने के लिए जो सरकार ने सर्वप्रथम 1926 में एक कानून बनाया था जिसको हम 1926 के ट्रेड यूनियन एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में 1928, 1938, 1947, 1950, 1951, 1960, 1964 और 1971 में संशोधन हुए थे। ये जो एक्ट था उसके अंदर हमारा जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट था उसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो निम्नलिखित हैं। यहाँ पर एक मैंने लिंक दिया है, आप उसको उस लिंक पर जाकर के जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। वर्बली मैं बता देती हूँ आपको कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसकी जो मुख्य बातें थी वो निम्नलिखित हैं
ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत यदि किसी कार्य पर 7 से अधिक मजदूर कार्य करते हैं तो कम से कम 7 श्रमिक मिलकर अपनी यूनियन के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास में आवेदन कर सकती है। यानी कि कम से कम 7 मजदूर मिलकर के एक यूनियन को बना सकते हैं और उसका जो पंजीकरण है वो निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर ही किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो पंजीकृत संगठन है या रजिस्टर्ड यूनियन है उसकी कार्यकारिणी श्रमिकों में से चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही बनाई जाती है, जिसके कुछ अधिकार होते हैं। इसके अलावा जो पंजीकृत या रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती है वो केवल उसका जो का धन केवल जो होता है वो किन कार्यों के लिए किया जा सकता है? कार्यकर्ताओं को वेतन और भत्ते आदि देने के लिए, कानूनी व्यवस्था के लिए या सदस्यों की क्षतिपूर्ति के लिए ही जो भी किसी रजिस्टर्ड यूनियन का धन होगा या जो भी कलेक्टिव कैश होगा, कलेक्टिव जो भी धन होगा उसको हम सिर्फ कार्यकर्ताओं के भुगतान, वेतन या भत्ते के भुगतान के लिए, कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए या सदस्यों को क्षतिपूर्ति के लिए ही कर सकते हैं। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उसका कोई भी पदाधिकारी सजा भुगता हुआ नहीं होगा। यानी किसी भी सजा याफ्ता व्यक्ति को ट्रेड यूनियन में कोई भी स्थान नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रेड यूनियन की जो आय या व्यय का लेखा होगा वो ऑडिट के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा और रजिस्ट्रार के पास में भेजा जाएगा। देन जब हम किसी ट्रेड यूनियन की बात करते हैं तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द करने की भी कुछ शर्तें होती हैं कि यदि जो अधिकांश सदस्य हैं ट्रेड यूनियन के वो अनियमित हड़ताल पर हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त की जाएगी, या फिर कार्यकारिणी द्वारा अनियमित हड़ताल का आह्वान करने पर राय देने या उनमें सहयोग करने वाले श्रमिकों को भड़काया जा रहा है तो उस स्थिति में भी जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा अपने उद्योग के श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने से रोकने पर कार्यवाही की जा सकती है, या मान्यता प्राप्त यूनियन से वार्ता करने से मना करने पर, कानून के द्वारा दी गई सुविधा को देने से मना करने पर भी किसी प्रकार की कार्यवाही या जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये हमने बात की ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक लिंक दिया है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। इस लिंक पर आप जो ट्रेड यूनियन एक्ट के मेन पॉइंट्स है जिनको मैंने अभी वर्बली बताया है उनको आप ले सकते हैं नोट्स के तौर पे। अब हम बात करते हैं कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, मिनिमम मजदूरी के भुगतान का जो एक्ट है उसके अंदर क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। तो जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ पर मोस्टली जो मैनुअल लेबर्स हैं जो कि जिनको भुगतान करने का या मिनिमम भुगतान करने का एक निश्चित विधि निर्धारित की गई है, वहाँ पर ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो जो भारत सरकार ने 1948 में एक कानून निकाला था जिसके द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए उनको दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित किया गया था। इस जो कानून का या एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो भी सरकार जो है वो सलाहकार समिति बनाकर न्यूनतम मजदूरी देने के संबंधी सभी आंकड़े व्यवस्थित करें, और यदि उद्योगों में 1000 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तो 1 महीना समाप्त होने के पश्चात अगले महीने की 10 तारीख तक उनको भुगतान कर दिया जाना चाहिए, या श्रमिकों के वेतन में जो कटौतियां हैं जो कि निर्धारित की गई है उनके अलावा कोई अतिरिक्त कटौती नहीं की जानी चाहिए। ठीक है। तो जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो निम्नलिखित पीरियड्स के द्वारा निर्धारित किया जाता है: बाय आवर, बाय डे, बाय मंथ और बाय सच अदर लार्जर वेज पीरियड और मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसके अलावा जो मिनिमम वेजेस एक्ट था उसमें जो प्रोविजंस दिए गए थे उनको निम्नलिखित अनुच्छेदों के द्वारा समझा जा सकता है। अनुच्छेद 3, 4, 5, 7, 12, 13, 18, 20, 19, 25, 27 इनके द्वारा हम जो भी
मिनिमम वेजेस एक्ट है उसकी विभिन्न प्रोविजंस को समझ सकते हैं। तो जो सेक्शन 3 है वो कहता है कि जो मिनिमम रेट्स हैं वेजेस की उसको निर्धारित करते हैं किसके द्वारा? अनुच्छेद 3 के द्वारा। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो मिनिमम रेट्स को निर्धारित करेगी जिसके द्वारा मिनिमम भुगतान किया जाएगा, और ये हर 5 साल के अंतराल के अंदर किया जाएगा, यानी कि 5 साल के अंतराल पर इसको रिवाइज किया जाएगा। जो अनुच्छेद 4 है वो कहता है कि जो मिनिमम रेट्स हैं वेजेस की उनको हमें कैसे निर्धारित करना है। तो जो मिनिमम वेजेस हैं उनको हम बेसिक रेट्स के आधार पर स्पेशल अलाउंस के साथ में निर्धारित करेंगे, और ये क्या होगा? प्रत्येक 6 महीने में 1 अप्रैल या 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर तक क्या किया जाएगा? निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 5 कहता है कि जो किसी भी वेजेस को रिवाइज करने का या फिक्स करने का जो प्रोसीजर है उसके लिए कम्युनिटी और सब कमेटी जो है वो क्या होगी? नेसेसरी इंक्वायरीज करेगी, एडवाइस देगी आपस में, जिसके द्वारा फिक्सेशन या रिवीजन किया जाएगा। इसके लिए गजटेड ऑफिसर के द्वारा नोटिफिकेशंस पब्लिश किए जाएंगे जिसके द्वारा जो भी अफेक्टेड पीपल हैं, अफेक्टेड पर्सन्स हैं, वो नोटिफाइड रहें। इसी प्रकार से जो अनुच्छेद 7 है वो एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा एक गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करते हैं। एडवाइजरी बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट को इस मैटर में फिक्सेशन या रिवीजन के लिए मिनिमम वेजेस के लिए अथॉरिटी के द्वारा गवर्नमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, और ये जो कोऑर्डिनेशंस हैं वो कमेटी और सब कमेटी की जो रिपोर्ट्स होगी, जो कि हमने बात की थी अंडर अनुच्छेद 5, उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये निम्नलिखित जो प्रोविजंस थे वो मैंने आपको बताए। अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी इन कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कि कंस्ट्रक्शन में प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रॉबेबली क्या होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी के लिए ही किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसकी क्वालिटी और सेफ्टी पर डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो प्रोडक्टिविटी का मेज़र क्या है कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोडक्टिविटी को कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। तो हम बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाली जो सबसे पहला पॉइंट है 2 पॉइंट्स में से, वो है टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन। तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें क्या होता है, आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है कि लेबर की शॉर्टेज है, तो जिससे कि क्या होता है प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी से फिनिश नहीं हो पाते हैं और प्रोजेक्ट अल्टीमेटली डिले होता है, जिसकी वजह से किस पर प्रभाव पड़ता है? प्रोडक्टिविटी पर। लेकिन जो रिसेंट स्टडीज़ हैं वो ये कहती है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये जो गैप आता है टाइम का उसको हम फिल कर सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है उसको हम ह्यूमन लेबर के साथ में अल्टरनेट के तौर पे ले सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाई जा सकती है, टाइम गैप कम किया जा सकता है, और अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो कि क्वालिटी से भी प्रभावित होती है वो भी हमें अच्छी प्राप्त होगी। देन है बेस्ट प्रैक्टिसेस एट द साइट। जब भी हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी की जो रेट होती है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल से बहुत अधिक प्रभावित होती है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? प्लानिंग, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। तो ये जो भी फैक्टर्स हैं, प्लानिंग, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, प्रोडक्टिविटी, ये सब क्या है, डायरेक्टली अफेक्टेड रहते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। और
साथ ही डायरेक्ट प्रभावित करते हैं किसको, प्रोडक्टिविटी को। यदि हम किसी कार्य को प्रॉपर प्लानिंग के साथ में और प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ में हम कंप्लीट कर रहे हैं तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी प्राप्त होगी। तो इसलिए क्या हमें अगर प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी मात्रा में चाहिए तो जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जिससे कि हमें प्रोडक्टिविटी में ह्यूज सेटबैक प्राप्त हो सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट। तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है या क्षतिपूर्ति एक्ट, वर्कमैन की क्षतिपूर्ति का जो एक्ट है वो क्या कहता है, जिसको हम श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कहते हैं। 1923 में लागू किया गया था ये भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, श्रमिकों की ड्यूटी पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर उनको उचित मुआवजा किस प्रकार से दिया जाएगा, उसके लिए नियम बनाए गए हैं श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट में। इस नियम के अनुसार यदि 1000 रुपये से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों को कार्यस्थल पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे क्षतिपूर्ति दी जाती है। इसके साथ ही ये नियम उन श्रमिकों पर भी लागू होता है जो खान या अधिक खतरे वाली परिस्थितियों में कार्य करते हैं। तो यानी कि 1000 रुपये से कम वेतन वाले श्रमिकों को और अधिक खतरे वाली परिस्थितियों में कार्य करने वाले श्रमिकों को इस अधिनियम के द्वारा भुगतान किया जा सकता है। कार्यालय में बाबू या प्रशासनिक कार्यकर्ताओं पर ये जो नियम है वो लागू नहीं होता है। ठीक है। अगर श्रमिकों की लापरवाही या अनुशासनहीनता के कारण दुर्घटना हुई है या जानबूझकर सुरक्षात्मक साधनों का उपयोग नहीं किया गया है, श्रमिकों या कर्मचारियों के द्वारा नशे की अवस्था में दुर्घटना हुई है या श्रमिकों के बीमार हो जाने के कारण कार्य से संबंध नहीं हो और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस अवस्था में क्षतिपूर्ति का भुगतान जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मेन एस्पेक्ट्स हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के वो क्या हैं। तो जो एक्ट वो किस पर निर्धारित हैं, इस एक्ट के जो 2 एस्पेक्ट्स हैं वो किस पर बेस्ड है, थ्योरी ऑफ लीस्ट काउंट और द प्रोडक्शन कॉस्ट शैल हैव द कॉस्ट ऑफ ब्लड एंड वर्कमैन इंक्लूडेड। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि किन परिस्थितियों में भुगतान किया जाएगा और किन परिस्थितियों में भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यदि कार्यस्थल पर दुर्घटना होती है और दुर्घटना के कारण व्यक्तिगत हो या यांत्रिक या मशीनी के कारण हो या वातावरण संबंधी कारण हो, तो इन सभी कारणों के कारण हुई दुर्घटना में क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाएगा। और जो क्षतिपूर्ति राशि होगी वो 3 श्रेणियों में जो विकलांगता है उस पर निर्धारित की जाएगी, आंशिक विकलांगता, पूर्ण रूप से विकलांगता या मृत्यु। उसके हिसाब से एक तालिका तैयार की गई है जिसके हिसाब से आपको भुगतान किया जाएगा। यदि मृत्यु हो जाती है तो क्षतिपूर्ति राशि का जो भुगतान है वो एक ही साथ दिया जाता है और यह राशि जो है मालिक क्या करता है, श्रम आयुक्त को जमा करवाता है और उसके द्वारा ही उसके आश्रितों को भुगतान किया जाता है। दुर्घटना की जो सूचना है वो नियोजक को 3 दिन की अवधि में दी जानी चाहिए और इसकी सूचना श्रम आयुक्त तो दुर्घटना के पूर्ण विवरण के साथ में देनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो भी केसेस होंगे और उनको जल्दी से निपटारा करके श्रम आयोग के द्वारा ही भुगतान किया जा सकता है। श्रम आयुक्त के अतिरिक्त और कोई इसका भुगतान नहीं किया जा सकता है और श्रम आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो स्कोप है इस एक्ट का वो भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये हमने आज डिस्कस किया कंस्ट्रक्शन लेबर के बारे में कि भारत में कंस्ट्रक्शन लेबर की क्या स्थिति है, ट्रेड यूनियन क्या होती है, ट्रेड यूनियन एक्ट क्या होते हैं
और उसके प्रोविजंस क्या क्या हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट के प्रावधानों के बारे में पढ़ा हमने, और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ा। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है।